मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और बेहद ही कमज़ोर ट्रेडिंग सेशन जो है वो आज भारतीय बाजारों में, इनका कमज़ोर नहीं कहूँगा मैं, अच्छा ट्रेडिंग सेशन जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला था। हालांकि ऊपरी स्तर से अगर आप देखें तो ये ट्रेडिंग सेशन जो है आपको कमज़ोर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह की तेज़ी कल ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिली थी, माना यह जा रहा था कि शायद आज वो जो है भारतीय बाजारों को सपोर्ट करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों में हो क्या रहा है देखिए, जब हमारे घरेलू संकेत अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उसके बाद भले स्टिमुलस दिया जाए इंडियन इकोनॉमी को, भले कुछ भी दिया जाए, उसके बाद यूएस का मार्केट अगर गिरता है तो हमारे मार्केट में दबाव अच्छा खासा देखने मिलता है। लेकिन कल देखिए, आज ऐसे कोई स्टिमुलस की खबर नहीं थी, ऐसा कोई बड़ी चीज़ की खबर नहीं थी, लेकिन जो बड़ी खबर थी वो यूएस से आ रही थी कि वहाँ पे डाउ जोन्स में करीब 900 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने मिली। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे मार्केट में कम से कम 200 पॉइंट के आसपास की तेज़ी निफ्टी में होनी चाहिए थी। हुई, शुरुआत में हुई, 9000 के ऊपर भी हम गए, लेकिन ये देखिए कि ऊपर के लेवल से किस तरह से मार्केट फिसला है। तो एक टाइम ऐसा आ गया था बीच में जब हम बुरी खबरों पे कम गिरते थे और अच्छी खबरों पे ज़्यादा चलते थे। आजकल उल्टा हो गया है, फिर से बुरी खबरों पे ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है हमारा, और अच्छी खबरों पे काफ़ी कम चलते हैं। तो ये एक दिक्कत की बात जो है वो भारतीय बाजारों में अब देखने मिल रही है। 8890 के आसपास आज जब हम बंद हुए हैं, हालांकि आज का हाई जो है 9030 के आसपास है, मेरे ख्याल से यही एक रेजिस्टेंस है 9000 के आसपास, जिसको पार करना अब कहीं ना कहीं भारतीय बाजार को काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 8800 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा कि बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी की किस तरह की धुलाई देखने मिल रही है। आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा था, लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरह की गिरावट देखने मिली वो कहीं ना कहीं परेशान करती है। 0.5% के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने मिली, लेकिन 90 पॉइंट के आसपास की गिरावट ये 17,500 के लेवल के आसपास आ गया है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं 20,000 के लेवल की बात करता था बैंक निफ्टी की, उन लेवल से 2,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्रेशर जो है वो बनाने का काम एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कर रहा है वो है बैंक निफ्टी, और यहीं से प्रेशर आ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी को बूस्ट देना है तो जैसे कि एफएम ने भी ऐलान किया था कि जो एमएसएमई है उनके जो लोन्स की मोनेटरम है या फिर जिनमें वो एनसीएलटी में जा सकते हैं या फिर जो रियायत है उसका समय बढ़ाया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर जो है उसके लिए दिक्कत की बात है। और ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक जो है उनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है। बाकी स्टॉक्स अगर आप देखें तो मार्केट ब्रेथ भी आप देखें तो मार्केट ब्रेथ इतनी ख़राब नहीं थी, अच्छी थी। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो एक बढ़ने वाले के सामने कभी करीब 1.25 शेयर्स ऐसे थे जो डिक्लाइन हो रहे थे, तो इतनी ख़राब एडवांस डिक्लाइन थी नहीं, है ना। लेकिन बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं मूड बिगाड़ा है, और इस वजह से हमारी जो तेज़ी थी शुरुआत की वो कहीं ना कहीं हम गवाते हुए दिखाई दिए हैं इतने पॉजिटिव नोट के बाद भी। और अब देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब 40 पॉइंट के आसपास की गिरावट दर्शा रहा है। तो अगर यहाँ से बैंक इसमें गिरावट आती है, डाउ फ्यूचर्स में अगर आज 100-200 पॉइंट गिर जाता है, तो आप ये सोचिए कि किस तरह आजकल भारतीय बाजारों में देखने मिलेगी। तो काफ़ी वॉलेटाइलिटी जो है वो मार्केट में देखने मिल रही है। अच्छी खबरों पे हम चल नहीं रहे हैं, बुरी खबरों पे ज़्यादा गिर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी डाइसी टाइप की है, लेकिन ठीक है, इस सिचुएशन के बीच में हमको ट्रेड करना पड़ेगा। जो लेवल्स मैंने बोले उसको नज़र में रखें। चलिए, चिंतन नाथानी पूछे हैं भारतीय एयरटेल पे व्यू। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले मुझे याद है ये स्टॉक जब 520 के आसपास सेट करता था तब भी मुझे लोग पूछते थे कि भारतीय एयरटेल पे व्यू क्या है। तब मैंने कहा था कि इस काउंटर में इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से डबल हो सकता है। हालांकि नतीजे इस कंपनी के काफ़ी अच्छे आए हैं। आज देखिए 600 के लेवल के आसपास काउंटर जो है वो पहुँच चुका है। नो डाउट किसी को अगर बड़ा फ़ायदा मिलेगा इस वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट से, या फिर जिस कॉन्सेप्ट की बातें अब होने लगी है, तो ये कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनीज है। अब भारतीय एयरटेल नतीजे अच्छे थे, आरप देखिए 135 से बढ़ के 104 पे आया। हालांकि 153 के आसपास का अनुमान था, तो अनुमान के मुताबिक या थोड़े बेहतर आए हैं, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। मार्जिन भी कंपनी के शुद्ध हैं, और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि 200 तक आरपो लेके जाएंगे, और काफ़ी अच्छा समय रहा तो 300 तक भी लेके जाएंगे। देखिए 200 तक आरपो लेके जाएंगे ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी सुनील भारती मित्तल इसके पहले बोल चुके थे कि उनका एम है कि वो आरपोस को जो है वो 200 तक लेके जाएं। और देखिए जिस तरह के हालात देखने मिल रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग लगातार इंटरनेट का यूज़ जो है वो बढ़ाएं, मोबाइल का यूसेज जो वो बढ़ा रहे हैं इस कोरोना वायरस के चलते, और इसकी वैक्सीन मिलने को कितना टाइम लगेगा पता नहीं, तो कब तक ये कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे उसके बारे में पता नहीं। तो इसके लिए हो सकता है कि हाँ, भारतीय एयरटेल एक ऐसा काउंटर है जो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न और कमा के देगा, क्योंकि आपको अच्छे खासे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट की हालत है वो थोड़ी सुधरती हुई दिखाई देगी। लेकिन इनके ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ भी है। याद रखिए पूरे टेलीकॉम सेक्टर पे इनको जो स्पेक्ट्रम का बकाया चुकाना है, थोड़ा बहुत इन्होंने इस कंपनी में इस क्वार्टर में चुकाया है।
आगे अगर और चुकाना पड़ेगा तो वो आपके ईपीएस को डेंट करेगा, लेकिन हाँ जो आपकी की केपीआई है वो सुधरते दिखाई देंगे और उसी का फ़ायदा इस काउंटर को मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ अभी भी इस काउंटर को आप खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम खरीदना क्योंकि काफ़ी काउंटर चल चुका है, काफ़ी कुछ फैक्टर इन है। 600 के आसपास रेट कर रहा है, थोड़ा अभी ले लीजिए, रुकिए 550 के आसपास आएगा तो और इस काउंटर को आप जो एक्यूमुलेट है वो कर एसबीआई जैसा काउंटर मेरे ख्याल से लॉस में आपको बेचना नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं ना तो मेरे ख्याल से अभी भी इस काउंटर को होल्ड कीजिए, सेल मत करना, थोड़ा टाइम वेट एंड वॉच पे रहिए। सबको पता है कि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है, कब हालात ठीक होंगे क्या पता, इसके लिए तो होल्ड पे रखिए इस काउंटर को, है ना। बेचो मत, फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बेच के निकल जाइए, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा लॉस बिन मतलब कि इस काउंटर में बुक करके कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए और कुछ सवाल यहाँ लेते हैं। वेदांता होल्ड 380, क्या होगा वेदांता की डीलिस्टिंग पर, कुछ बताइए। देखिए वेदांता अब डीलिस्टिंग का प्राइस जो है वो 87-88 रुपीज़ के आसपास इन्होंने रखा है, तो उस प्राइस पे तो डीलिस्टिंग होनी नहीं है। अब बात याद रखिए, अभी इस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है ना। इस डीलिस्टिंग के लिए इनको $2.1 बिलियन के आसपास जो है शेल आउट करना पड़ सकता है। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो है इसका अप्रूवल देना है ना, और ये सब काफ़ी कुछ होना बाकी है। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में काफ़ी सारे फंड्स भी आएंगे। आपको लगता है क्या कोई फंड अब आपने सोचो 380 पे लिया, आपको किसी ने बोल दिया आगे डीलिस्टिंग कर रहे 87 पे, आप दोगे अरविंद जी? नहीं दोगे, राइट। तो वही होने वाला है, कोई भी स्टॉक को इस लेवल पे तो देने को इच्छुक होगा ही नहीं। मैनेजमेंट को तो लगेगा ये लेवल लुक्रेटिव, लेकिन क्या आप देने के इच्छुक होंगे? आप रिटेल नहीं देगा तो आप सोचिए जो फंड हाउसेज है वो कहाँ से इस काउंटर को 87 पे देने को इच्छुक होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैनेजमेंट काफ़ी सीरियस है डीलिस्टिंग के लिए तो यहाँ से डीलिस्टिंग की प्राइस जो है मैनेजमेंट को बढ़ानी पड़ेगी, नो डाउट। अगर बढ़ाया तो ये प्राइस 150-180 तक भी जा सकती है। 380 पे लिया है आपने, इस डीलिस्टिंग के पूरा जो मामला चल रहा है जब तक ये ठंडा नहीं होता मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से इन्होंने यहाँ से डीलिस्टिंग का फैसला ले ही लिया और करना ही है तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलेगी। अगर डीलिस्टिंग का प्लान यहाँ पे टाल दिया गया तो इस काउंटर में गिरावट आ सकती है, और रीज़न है कि स्टील सेक्टर के हालात इतने अच्छे नहीं है जितने दिख रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो जब तक डीलिस्टिंग की बातें चल रही तब तक इस काउंटर को होल्ड करना, बेचिए मत। लेकिन हाँ, डीलिस्टिंग का अगर प्राइस 170-180 के आसपास आता है फिर आपको निकल जाना चाहिए। अशोक लेलैंड पे विष्णु मंडल पूछ रहे हैं व्यू दीजिए। देखिए अशोक लेलैंड जाना जाता है कमर्शियल व्हीकल, है ना, सबसे ज़्यादा ये कमर्शियल व्हीकल बेचते हैं। अब आप एक बात समझिए कि मैं देख रहा था कि काफ़ी सारी कंपनियों ने अपने जो प्लांट्स हैं उनको खोल दिया है, बहुत अच्छा है, कंपनी ने प्लांट्स खोला है। उसके बाद खबरें ये भी आई कि कुछ लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं खबर ये भी आ रही है कि प्रोडक्शन करने में काफ़ियों को दिक्कत हो रही है, कुछ को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे, कुछ को लोग नहीं मिल रहे, कुछ को लोग मिल रहे हैं तो काफ़ी महंगे दाम पे मिल रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। हालांकि ऑटो कंपनीज बहुत लुक्रेटिव लेवल पे है, अशोक लेलैंड 43 के आसपास बहुत लुक्रेटिव लगता है, सस्ता है, इसके लिए ले सकते हैं। फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, सीवी साइकिल को रिवाइव होने में कितना समय लगने वाला है इसके बारे में हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अगर हमें और आपको पता ही नहीं कि रिवाइवल कब तक होगा तो इस काउंटर पे क्या फंडामेंटल व्यू लेंगे। तो फंडामेंटली इस काउंटर में कुछ नहीं है, दूर रहना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि प्राइस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं इसके लिए आप चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, बिना उसके बिल्कुल भी ट्रेड मत करना है स्टॉक को। मयूर जैन प्रेस्टीज एस्टेट 750 पे, 750 शायद 150 पे लिए इन्होंने। देखिए प्रेस्टीज ऐसा ग्रुप जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो 150 पे। लेकिन एक बात याद रखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के हालात जो हैं वो इतने अच्छे होने वाले नहीं हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनमें शायद आपको अगले कुछ समय तक पिटाई देखने मिलेगी। मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि शायद गोदरेज और डीएलएफ, इनफैक्ट क्रिस वुड ने ही कहा था जेफरीज के कि डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो इस सेक्टर में शायद एक लीडर बन के रह सकते हैं। प्रेस्टीज काउंटर अच्छा है, 50 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको कहीं एक्सपोजर लेना है इस पूरे स्पेस में तो डीएलएफ ठीक है, बट सबसे अच्छा मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लगता है। तो अगर आपको कहीं एक्सपोजर लेना है तो सबसे अच्छा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आप एक्सपोजर लीजिए। उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी काउंटर में आपको, किसी रियल एस्टेट काउंटर में एक्सपोजर फिलहाल नहीं लेना चाहिए, एक काउंटर को छोड़ के। साउथ के लिए आपको चाहिए तो कंपनीज लाइक टाइटन
ये सब जो कंपनीज है वो शायद फिर भी ठीक ठाक हो, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी रियल एस्टेट में कोई ऐसा प्रोमिनेंट नाम नहीं है जिसमें शायद आप पैसा लगाएं गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ के। चलिए मेरे ख्याल से अब मैं विदा लेता हूँ इस नोटे, और कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ूंगा आपको कुछ सवाल का जवाब देने के लिए। और सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए, तो बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं, इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कल के स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, किस तरह का मार्केट आपको देखने मिलेगा, ये सब कल सुबह 7 बजे बताएंगे। तो 7 बजे जुड़ेगा और इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय जुड़ेगा, तो आपके बच्चे कुछ जो सवाल है जो मैं आज नहीं ले पाया हूँ उनके ऊपर भी जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।